एक बजट में एक फूटी कौड़ी इनके में नहीं है और ये घोषणा करते हैं। पहले तो कर दी फरीदाबाद से गुड़गांव, फिर कर दी बल्लभगढ़ से हम पलवल की मेट्रो करेंगे। हमारे में गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी बीजेपी के अंदर है। हमारा थोड़ा बहुत मतभेद हो, जन संवाद कहाँ रह गया, वो तो जन अपमान है। आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। प्रदेश में परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 9,60,000 गरीबों के राशन कार्ड काटने का महापाप इस सरकार ने किया। कैथल में अपने साथियों से मिलने के लिए मैं आया और इस बीच आपसे मौका मिला बात करने का, तो मैंने उसका अवसर का लाभ उठाया। जो आज प्रदेश के अंदर जो परिस्थितियां चली हुई हैं उसके बारे में हमें आपका सहयोग और समर्थन, आपका मीडिया का भी चाहिए। आज प्रदेश कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। जो 70,000 करोड़ का कर्जा 2014 में था, 9 साल के शासन में वो 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो गया है। आज कोई बच्चा अपने माँ के पेट से जन्म लेता है तो 1,42,800 रुपये का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। प्रदेश में किसी प्रकार का कोई बड़ा, ना तो कोई बिजली का कारखाना लगा, ना कोई मेट्रो रेल लाइन आगे बढ़ी, ना कोई रेलवे लाइन आई, ना कोई बड़ी कोई यूनिवर्सिटी बनी, कोई बड़े मेडिकल कॉलेज बने। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट का ऐसा कोई नहीं लगता कि जहाँ पर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट सरकार के द्वारा की गई हो, लेकिन कर्जा बेतहाशा बढ़ गया। ये बहुत ही सोचने का विषय है। साथ ही हमारा सर जब झुकता है कि जो हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 हुआ करता था, कानून व्यवस्था में नंबर 1 हुआ करता था, आज सबसे दयनीय स्थिति में पहुंच गया है। आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। आज महंगाई में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पर है। कानून व्यवस्था में जो केंद्र सरकार का सामाजिक सुरक्षा जो इंडेक्स है, उसमें हरियाणा प्रदेश सबसे देश के अंदर असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। वो इन्हीं के केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक है। प्रदेश में परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 9,60,000 गरीबों के राशन कार्ड काटने का महापाप इस सरकार ने किया है। परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 4.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का पाप इस सरकार ने किया है। आज इस सरकार के रहते हुए 32 बार पर्चे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे लीक हुए हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी और एचपीएससी में भी एक जैसे प्रश्न आते हैं। एचपीएससी का जो अधिकारी है वो करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर के रंगे हाथ पकड़ा जाता है। पूरा जो एचपीएससी में अभी 100 वैकेंसी निकाली गई थी एचसीएस के लिए, उसके लिए 100 के अगेंस्ट कम से कम 300 जिन्होंने उसमें जो एग्ज़ाम दिया था वो बुलाने चाहिए थे कैंडिडेट, लेकिन केवल उसमें से इंटरव्यू के लिए 61 सेलेक्ट किए हैं। इंटरव्यू के लिए 61 बुलाए हैं, उनमें से कितनों का सिलेक्शन होगा ये नहीं पता। जो हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, वहाँ पर इनको 100 पोस्टों को भरने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे। ये बहुत चिंतनीय विषय है। आज शिक्षा व्यवस्था का पूरा दिवाला निकल चुका है। 48 स्कूल मर्ज कर दिए, 498 स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए, सीटें कम कर दी और 25,192 पद फिर भी खाली हैं अध्यापकों के। और क्यों स्कूल मर्ज हो रहे हैं, क्यों स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे हैं, इस पर चिंता करने के बजाय स्कूलों को मर्ज करने में और बंद करने में लगे हुए हैं। भाई, आपके स्कूलों में जब अध्यापक ही नहीं होंगे, वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो नहीं होगा। आज भी स्कूलों में, कितने स्कूलों में आज बाथरूम नहीं है, लड़कियों के लिए बाथरूम नहीं है, लड़कों के लिए बाथरूम नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई लेबोरेटरी नहीं है, कहीं चारदीवारी नहीं है। अगर उसके आंकड़े चाहिए तो मैं आपको अभी एग्जैक्ट भी दे सकता हूँ।
आज पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था का दिवाला निकल गया है। इसमें शिक्षा में गरीब आदमी सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, जो सक्षम नहीं है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए। एक तरह से गरीब तबके को शिक्षा से महरूम करने की साजिश रची जा रही है। इसके अलावा ऐसी स्वास्थ्य की पोजीशन है, सरकारी कहीं अस्पताल में जाओ तो कहीं डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर कोई ढांचा नहीं, आधारभूत ढांचे की जो आवश्यकता है उसकी तरफ से कोई ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चाहे वो खनन घोटाला, चाहे रजिस्ट्री घोटाला, चाहे शराब घोटाला, चाहे धान घोटाला। पोर्टल बनाया है, ये एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन गया है किसानों के लिए। जब उनको आवश्यकता होती है तो पोर्टल ही काम नहीं करता, खुलता ही नहीं है। अब किसान की फसल, अब धान की है तो ये भी इलाका धान का है, पैडी का है, जीरी का, तो यहाँ भी लगभग 5 सितंबर से सब जगह धान आना शुरू हो गया था। इन्होंने खरीद कब से शुरू की है और वो भी कितने धान की कर रहे हैं? जो किसान 5 सितंबर को, 10 सितंबर को, 15 सितंबर को जिसकी फसल उठ रही है, वो पोर्टल कहाँ, वो पोर्टल काम ही नहीं कर रहा। वो पोर्टल खोलेगा जब वो मंडी में, क्या वो पोर्टल 1 महीने तक वो फसल को कहाँ रखेगा? अपने उस फसल को रखने के लिए उसके पास क्या संसाधन है, क्या साधन है? जीरी की फसल है जो किसान उसको ना खेत में रख सकता ना घर में रख सकता, उसको सीधा मंडी में लाता है। और मंडी में जो बेकदरी हुई है, 200 से 400 रुपये क्विंटल तक किसान को धान का दाम कम मिला है। और किसान का धान कम मिला है, किसान को धान का रेट, और वो व्यापारियों ने औने पौने दामों में खरीदा, वो उसको लगा करके बेचेंगे। यही तो धान घोटाला है, जिस तरह से पहले हुआ। उत्तर प्रदेश से, बिहार से ला करके पूरी कर दी जाएगी, और वो किसानों का जो पूरी तरह से यही है। इस तरह से ये बाजरे का है, आज 600 से 700 रुपये कुंटल तक नीचे बेचना पड़ रहा है। सूरजमुखी का आया था, आपके इलाके में होती है, सूरजमुखी का 2000 से और 2400 रुपये तक कम सूरजमुखी की फसल बेचने के लिए किसान को मजबूर होना पड़ा। और जब मांग करते हैं MSP की तो उन पर लाठीचार्ज होता है। कोई कर्मचारी मांग करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज होता है। कोई नर्स हो, चाहे कोई आशा वर्कर हो, कोई भी जो सरकार का जो प्रतिरोध करता है तो उसको लाठी डंडों से और पानी के बौछारों से, जो छोटी सरकार कहते थे उसकी भी कसर काट दी, सरपंचों की उन्होंने पिटाई कर दी। 2021 तक मेट्रो चालू हो जाएगी। मेट्रो के लिए आज तक इस सरकार ने सिवाय झांसे देने के कुछ नहीं किया। इन्होंने एक नया पैसे का बजट में प्रोविजन ही नहीं किया। उत्तर प्रदेश सरकार 38 किलोमीटर की मेट्रो मंजूर करा के लेगी, इनकी एक मतलब 100 मीटर की भी मेट्रो ये आगे नहीं बढ़ा सके, एक पिलर नहीं खड़ा कर सके, एक बजट में एक फूटी कौड़ी इनके में नहीं है। और ये घोषणा करते हैं, पहले तो कर दी फरीदाबाद से गुड़गांव, फिर कर दी बल्लभगढ़ से हम पलवल की मेट्रो करेंगे। तो ये झूठे झांसे देने वाली सरकार है। आज इस सरकार से हर व्यक्ति, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, गरीब आदमी है, आज पूरी तरह से दुखी है। व्यापारी दुखी है। व्यापारी के साथ इन्होंने किस तरह से जो GST लगाया, कपड़े पर भी पहली बार टैक्स लगाया, सुनारों पे इन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, सबसे पहले सुनारों पे की, फिर कपड़े वालों पे की, फिर मंडी में व्यापारियों पे की, फिर उसके बाद में सारे व्यापारियों पे जो MSME थी सब पर कर दी GST। और ऐसा है, देखिए ये लोकतांत्रिक पार्टी है, ये ऐसी पार्टी नहीं। गुटबाजी की आप बात कर रहे हो, लेकिन गुटबाजी कभी आपने नहीं देखा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह BJP में क्या कहते थे मुख्यमंत्री के बारे में, राव इंद्रजीत सिंह क्या कहते थे, अरविंद शर्मा क्या कहते थे, आपके धर्मवीर और रमेश कौशिक क्या कहते थे, अनिल विज से पूछ लो, आप ओम प्रकाश धनखड़ से अलग से बात कर लो। हमारे में गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी BJP के अंदर है। हमारा थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद कोई नहीं है। मुख्यमंत्री का कोई भी दावेदार हो सकता है, कोई कह सकता है, उनके समर्थक नारे भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे ये नहीं है कि किसी ने कांग्रेस के खिलाफ नारा लगाया हो, कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ लगाया हो। सब कांग्रेस नेतृत्व के साथ खड़े हुए हैं और कांग्रेस एकजुट है। जिसको टिकट मिलेगी सब मिलजुल करके उस कैंडिडेट को जिताएंगे और इस भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री का जनसंवाद पर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम चल रहे हैं। जनसंवाद कहाँ रह गया? वो तो जन अपमान है। पहले तो स्क्रूटनी होती है पुलिस के द्वारा कि भाई तुम बताओ तुम्हारा सवाल क्या है, क्या पूछोगे, कौन सी पार्टी से संबंधित हो। अगर कोई पहुंच भी गया, मुख्यमंत्री सारे प्रदेश का होता है,
उसमें किसी भी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय के व्यक्ति, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति अपनी समस्या का रख सकता है, लेकिन वहाँ जिस तरह से अपमानित किया जाता है, अच्छा ये तो विरोधी दल का ही आ गया, इसको जूते मार के बाहर भगाओ, इसको निकालो, ये इसमें आ गया। अरे भाई, वो बीजेपी का जनसंवाद है या मुख्यमंत्री का जनसंवाद है, वो सभी के लिए उसमें होना चाहिए, लेकिन इन्होंने उसको एक जन अपमान का रूप दे दिया। यही कारण है 50-60 आदमी से ज़्यादा इनके जनसंवाद में नहीं इकट्ठे होते। कोई सरपंच होता है, उनको अपमानित किया जाता है, कोई बिजली की मांग करे तो इनके बिजली के छापे डाल दो, कोई महिला का किस तरह से दुपट्टा भी उनके पैरों में डाल दिया। हर जगह कोई बात कहता है कि कोई मांग करता है तो कहता है इसको वहाँ पे भेज दो, चंद्रयान आ रहा है तीसरे पे, उसमें जो ना इसको वहाँ पे भेज देंगे। ऐसा ये मुख्यमंत्री का हो, उप मुख्यमंत्री का हो, ये फैसला हाईकमान का होता है। इसको फैसला नहीं, कोई कहे उसका एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पहले सरकार, विधायक जीतेंगे, विधायक दल की मीटिंग होगी, हमारा जो कांग्रेस नेतृत्व है वो उस पर मंथन करेगा, और जो कांग्रेस नेतृत्व जो चाहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। जो कांग्रेस नेतृत्व चाहेगा, अगर आवश्यक हुआ तो कोई उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, किसी भी समाज का वो हो सकता है। ठीक है, लोगों की मांग आती है, मांग उनके सामने भी आई होगी।